क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। और इस चैप्टर का नाम मैं आपके सामने एक बार दिखा दे रहा हूं, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। एनसीईआरटी का नई एनसीईआरटी के बुक का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो चैप्टर का जो नाम है, नाम से हमें पता नहीं चलता है चैप्टर क्या है। तो देखो राउंड एंड राउंड से ही हम पता करेंगे। चलो तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर में हम बातें समझने वाले हैं, पहले ये जान लेते हैं चैप्टर किससे रिलेटेड है हमारा। ठीक है भाई, तो देखो इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन में बात करूं मैं, तो सबसे पहले ये पूरा दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू सर्कल, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है वो सर्कल से रिलेटेड है। मतलब हम सर्कल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, क्या सर्कल के बारे में, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या, एवरीथिंग, हर एक चीज सर्कल के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अपनी कुछ बेसिक पॉइंटों से सर्कल के बारे में, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कल के चीजों के बारे में, तो देखो सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। तो सर्कल के अंदर ये हमारे सामने सर्कल है, ये एक सेंटर होता है सर्कल का। क्या होता है भाई? सेंटर, जिससे मैंने इस समय किससे दिखा रखा है? ओ से। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बताया कि सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं, इस सेंटर से अगर कोई लाइन खींची जाती है सर्कल के बाउंड्री तक, अगर मतलब सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है कहां तक? सर्कल के बाउंड्री तक, तो ये मेरा कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है भाई? रेडियस। और रेडियस को याद रखना, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, फिर अगर इसी सेंटर से मैं वापस इधर जाऊं, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या कहलाएगा भाई? रेडियस। और एक और चीज आपको बता दूं, तो ये तो हमारा हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। अगर मैं सर्कल के बाउंड्री से सीधी एक लाइन खींचता हूं जो सेंटर से होते हुए कहां तक जाए, दूसरे मतलब सर्कल के बाउंड्री तक वापस जाए, उस वाले इस पूरे पॉइंट को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं भाई? डायमीटर। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो चलिए इन बातों के बारे सही से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस सर्कल में अगर आप देखोगे ओ ए, तो हमारा ओ ए क्या है भाई? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है भाई? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर वही मैं बात करूं, ये सेंटर जो सर्कल के बीचों बीच में होता है, इसे क्या, ये मैंने ओ से डिनोट किया है, ये क्या कहलाता है मेरा? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब वही ए से अगर मैं बी पे जाता हूं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को टच करके जाए और उसके जाके बाउंड्री पे मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो हमारा ए बी जो है वो क्या है सर्कल का? डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे एक रिलेशन समझेंगे हम, देखना कैसे। अगर मैं बात करूं, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि यहां से सेंटर पे आओगे तो ये आर, और यहां से यहां पे जाओगे तो आर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो मेरा डायमीटर होता है, जिसे मैं डी से दिखाता हूं, किससे दिखाता हूं भाई? डी से। तो इस डी डायमीटर को अगर मैं आर प्लस आर कर दूं, आर प्लस आर कर दूं, तो किसके बराबर हो जाएगा? डी के। तो यहीं से एक डायमीटर का एक फॉर्मूला बना लिया हमने, 2r। और एक और चीज बन गई, अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमेशा क्या निकलेगा? r। तो क्या बताया मैंने, एक बार और समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर पता क्या होता है? आर प्लस आर होता है। मतलब 2r को प्लस करोगे तो उसका क्या बन जाएगा? डायमीटर। ठीक है, तो यही से हमने एक फॉर्मूला लाया आर निकालने का, कि डी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? आर। ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स। चलिए अब हम जा रहे हैं सीखने सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? जैसा कि मैं पहले आपको बेसिक कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे आपने छोटी क्लास में पेरीमीटर के बारे में सुना होगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये मान लो हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अगर मैं मान लो ये फिगर है, सिंपल सा एक फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगल है, तो मान लो अगर इसमें मैंने बोला ये 4 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 2 है, और मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर निकालो, तो आप पेरीमीटर निकालने का इसका तरीका भाई सिंपल सा तरीका है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या कर दो भाई? सबसे सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड कर दो। सारे साइड्स को प्लस कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आएगा। तो 2 2 4 4 4 8 और 12, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 12। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल में पेरीमीटर भी तो निकाला जा सकता है। तो सर्कल के अगर पेरीमीटर की बात करूं, इसको पहले खत्म कर देते हैं। अगर मैं सर्कल के पेरीमीटर की बात करूं, तो जो ये बाउंड्री है, तो अगर इस बाउंड्री की लेंथ, जैसे ये बाउंड्री है ना, ये इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ये इसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो सर्कल के केस में हम पेरीमीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं?
सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा जा सकता है पेरीमीटर, कहीं ना कहीं वही है। तो वही डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है हमारे। क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब सर्कल के पूरे बाउंड्री की जो लेंथ है वही क्या कहलाता है हमारा? सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है भाई? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम पता है सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? सी से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, चलो अब एक चीज देखना, ऐसी देख जैसे आपको पता होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ऐसे हमारे सर्कल का भी पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जो उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली देखना कौन सा फॉर्मूला होता है। सी से हम दिखाते हैं किसको? तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है 2 पाई आर। क्या आता है भाई? 2 पाई आर। जहां पे पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में कुछ ना दियो तो क्या लेते हैं हम? 22/7 पाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस अगर मुझे निकालना हो सर्कल का तो 2 पाई आर व्हेन आर इज गिवन। जब मुझे आर गिवन, मान लो किसी सर्कल का मुझे आर गिवन है तो मैं फॉर्मूला क्या ला दूंगा? 2 पाई आर। अगर मुझे आर गिवन नहीं है, डी गिवन है, तो डी गिवन है तो तुम्हें भी पता है जो आर का डबल करोगे, आर को 2 बार ऐड करोगे तो उसका क्या बन जाता है? डायमीटर। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, आर नहीं गिवन है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर पाई इंटू डी। क्या बन जाएगा? पाई इंटू डी। कहीं ना कहीं मैंने आपको अभी बताया था कि आर प्लस आर हमेशा किसके बराबर होगा? डी के। किसके बराबर होगा भाई? डी के। तो ये जो हो गया हमारा, तो यही तो है 2r हो सकता है, तो इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख दिया? डी। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई r। और जब r नहीं गिवन और d गिवन तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई d। तो ये हमने सीख लिया सरकमफ्रेंस। चलो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जब हम एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब मैं बताता हूं आपको, आपने ये वाला पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो ऐसे सर्कल के भी क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। तो सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, अगर सर्कल की क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखना, सबसे पहले एक सर्कल बनाया मैंने और सर्कल के अंदर मैंने एक सेंटर ले लिया। क्या ले लिया भाई? सेंटर। और इस सेंटर से अगर मैं सर्कल को डिवाइड करूं भाई, अगर सर्कल को मैं डिवाइड करूं तो ये भी कितने पार्टों में डिवाइड होगा? तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आते हैं समझते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की बात हो रही है हमारे पास, तो देखो अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी सेक्टर बस वर्ड को समझो, बाकी मैं आपको मीनिंग अभी समझाऊंगा सेक्टर के बारे में। तो एक देखो ये वाला पार्ट एक सेक्टर हो गया, ये एक क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर, मतलब इस पार्ट को हम सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर। क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्टली 1/4, जो मतलब सर्कल का 1/4 दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द एंटायर सर्कल। याद रखना, जहां पे ये चीजें मिल रही हैं यहाँ पे एंगल बनता है। क्या बनता है भाई? एंगल। और हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो यहीं पे मैंने बोला जो सेंट्रल एंगल होता है, जो मतलब बीच में एंगल बन रहा होता है, वो कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। एंगल को हम थीटा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एंगल को। तो मैंने आपको बता दिया कि एक सर्कल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। और हर क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का होता है। और कितने जितने क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही होता है। अभी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम। तो बस अभी याद रखो कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन अ सर्कल, और एक सर्कल का एक चौथाई एक क्या कहलाता है? एक क्वाड्रेंट। चलो अब बात आ रही है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कि मान लो अगर किसी सर्कल का मुझे किसी सर्कल में किसी क्वाड्रेंट का स्पेसिफिक एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको चीजें समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है भाई, और ये मान लो मैंने इसके क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है, और मतलब मुझे एरिया पूछा जा रहा है इसका। मान लो ये वाला पार्ट जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट,
इसका मुझे मान लो एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, तो ये मेरा एक क्वाड्रेंट है। तो इसके लिए पता है हमें बेसिक अपना फॉर्मूला यूज करके भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लो इस पूरे सर्कल का एरिया, अगर तुम्हें पता है एरिया ऑफ सर्कल, मतलब अगर मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल, तो आज तक आप पढ़ते हुए आए हो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। तो मुझे तो एक चौथाई निकालना है, तो अगर मुझे इसका एक चौथाई निकालना है तो डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दूंगा, और जो ये फॉर्मूला बन के आएगा, ये जो फॉर्मूला बन के आएगा ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मतलब अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेंट क्या होता है? एक चौथाई। तो अगर उस एरिया का मैं एक चौथाई कर दूं तो भी तो वही तो मेरा क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आइए फॉर्मूले में देखते हैं। देखो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 कर दो, वही क्वाड्रेंट का क्या कहलाता है भाई? एरिया। तो यहीं पे एक मिनट, इसमें थोड़ी सी चीजें 1/4 करना है। क्या करना है भाई? 1/4। तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आया भाई? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। यही हमारा होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, किसमें? सर्कल के अंदर। चलो अब आता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। चलो भाई पहले ही समझते हैं, फिर से एक सर्कल को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लो ये सर्कल है, इसमें हम एक बनाते हैं क्वाड्रेंट। तो ये मैंने इसके डिवीजन कर दिए सर्कल के, और मान लो मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसका मुझे क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस, या बोलो पेरीमीटर। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों को जोड़ दो, सारी साइडों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो अब बच्चा यहाँ पे एक दिमाग लगाता है, कहता है भैया जैसे आपने एरिया निकालने के टाइम उसका एक चौथाई कर दिया, तो ऐसे ही सरकमफ्रेंस निकाल के उसका एक चौथाई कर दो, आ जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। क्योंकि देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और तुम्हें भी पता है कि जब मैंने उसकी बात करी थी सरकमफ्रेंस निकाले, तो हम उसमें ये साइड निकाल रहे होते हैं, अंदर का तो कुछ आ ही नहीं रहा होता है, सिर्फ बाउंड्री आ रही होती है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं बाउंड्री की बात करूं, जब इस वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला कहता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, और इसका कितना कर दो? 1/4। तो ये तो मेरा सिर्फ इतने का आ गया, लेकिन ये तो साइड, ये साइड जो रहेगा इसका क्या होगा? तो इसका क्यों ना सम तो करना है। तो कितने आर है भाई? 2 आर है। तो अगर मैं इसको पूरी बेसिक सही तरीके से तोड़ू तो बनेगा 2 पाई आर अपॉन में 4 प्लस 2 आर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना मेरा? पाई आर अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 आर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया किस चीज का? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अगर मुझे किसी क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है तो, ठीक है, वही चीज लिख रखी है मैंने, सेम चीज है, एक बार आप देख सकते हो। चलो अब बात आती है सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है सेक्टर ऑफ सर्कल? अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल सा देखना भाई। मान लो ये एक सर्कल है भाई, ठीक है, ये एक सर्कल है। अगर किसी रेडियस के वजह से, मान लो मैंने इसका ये सेंटर ले लिया, और इस सेंटर से मैंने एक रेडियस खींच दिया, एक रेडियस खींच दिया, ठीक है, तो देखा जाए सर्कल दो पार्टों में टूट गया। कितने पार्टों में टूट गया? 2 पार्टों में। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? देखो, अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट मेरा ये हो गया, ठीक है, और एक पार्ट अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, एक पार्ट मेरा देखा जाए तो ये हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल में 2 पार्ट हो गए, एक येलो वाला और एक ग्रीन वाला। तो अगर मैं देखो इसमें बात करूं तो सर्कल 2 पार्टों में टूट गया, किसके वजह से? रेडियस के वजह से। किसके वजह से भाई? रेडियस के वजह से। अगर रेडियस के वजह से, किसके वजह से? रेडियस के वजह से एक सर्कल के 2 पार्ट हो गए, तो याद रखना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो छोटा वाला, इसे बोलूंगा मैं माइनर सेक्टर। क्या बोलूंगा? माइनर सेक्टर।
ठीक है। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलूंगा मैं मेजर सेक्टर। मतलब जब दो रेडियस के वजह से एक सर्कल का डिवीजन हो जाता है दो पार्टों में, तो छोटा वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? माइनर सेक्टर। और वही जो बड़ा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। तो समझ में आ गया होगा, जब किसी रेडियस के, दो रेडियस के वजह से किसी सर्कल का डिवीजन हो जाए दो पार्टों में, तो छोटा वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ये था हमारा सेक्टर का कंसेप्ट। चलो अब यहीं पे मैं आपको एक चीज समझा दूं। आपको ये तो पता चल गया भाई सेक्टर, ठीक है। अब इसमें आता है भाई, अगर मुझे क्या निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो। क्या निकालना हो भाई? एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, इस चीज को हम समझते हैं। क्या निकालना है भाई? एरिया। तो मैंने आपको बताया दो सेक्टर है। कितने सेक्टर है भाई? दो। तो एक हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, एक हो गया हमारा माइनर सेक्टर। दो सेक्टर हो गए ना। तो मैंने बताया आपको एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है कौन सा? मेजर सेक्टर। और दोनों का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखना, सर्कल ड्रॉ करके आपको एकदम सही तरीके से समझाता हूं मैं। ये मान लो सर्कल का डिवीजन। तो मान लो जब भी आपको क्या निकालना हो, एरिया, सेक्टर का एरिया निकालना हो, याद रखना एक एंगल यहां बनेगा और एक एंगल यहां बनेगा, ठीक है। एक एंगल यहां बनेगा और एक एंगल यहां बनेगा। अगर मान लेता हूं ये वाला एंगल मैंने इसको थीटा मान लिया। क्या मान लिया भाई? थीटा। एंगल को मैंने थीटा एज अ वेरिएबल जैसे दिखाते हैं ना, एक्स वाई जेड, ऐसे ही मैंने, मुझे एंगल की वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया थीटा। तो अगर मैंने ये थीटा ले लिया तो तुम्हें पता है ये वाला जो लूंगा ये 360 माइनस थीटा लूंगा। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए जो एक सर्कल होता है, सर्कल जब बनता है तो एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। कितने डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल? 360 का। तो अगर मैं इसमें एक बात करूं, अगर ये वाला मेरा थीटा है तो जाहिर सी बात है पूरे टोटल में से 360 को माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला हमें बनाना है, ठीक है। यहीं से मुझे एरिया का वो चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ध्यान से देखना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसका बनेगा देखो माइनस सेक्टर का थीटा, ये इसका एंगल थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? माइनर सेक्टर का थीटा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर मुझे मेजर का निकालना है, किसका निकालना है भाई? मेजर का निकालना है। तो मेजर का निकालने का देखो क्या होगा, एंगल लेना है क्या आपको? 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। चलिए तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो गया? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो गया? 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, अगर किसी सेक्टर का मुझे एरिया निकालना हो, अगर मुझे इस वाले पार्ट का, क्या कह रहा हूं, इस वाले पार्ट का मुझे एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। इस वाले पार्ट का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला ये लगेगा। चलिए अब आ रही है बात सेगमेंट की। क्या होता है सेगमेंट? ठीक है भाई, तो सेगमेंट की बात आ रही है तो चलो पहले एक सर्कल बनाते हैं भाई। ये हो गया हमारा एक सर्कल,
ठीक है। और अगर मैंने इस मान लो इसमें कोई डायमीटर खींच दिया, मान लो कॉर्ड, सॉरी डायमीटर बोल रहा हूं, कॉर्ड, अगर मैंने एक कॉर्ड खींचा, ये लाइन ए बी, ये क्या है भाई, कॉर्ड। जो सर्कल में जो सर्कल का एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन जब सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करती है तो ये क्या कहलाता है हमारा, कॉर्ड। कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड किया है। तो अगर मैं इसमें बात करूं भाई, इस सर्कल के भी दो डिवीजन हो गए, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और वहीं अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करूं मैं, तो एक ये वाला पार्ट, दो डिवीजन हो गए, किसके वजह से, कॉर्ड के वजह से। तो याद रखना, जो बड़ा वाला है और एक छोटा वाला, जो बड़ा वाला है इसे बोलूंगा मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला उसे क्या बोलूंगा, माइनर सेगमेंट। एक हो गया मेजर सेगमेंट, एक हो गया माइनर सेगमेंट। मतलब जब किसी कॉर्ड के वजह से किसी सर्कल का डिवीजन हो जाए दो पार्टों में, तो एक जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, चलिए इससे पहले भी कुछ और भी पॉइंट है। चलिए, अब एक कंसेप्ट है साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, क्या होता है। आप पहली बार ये चीज समझने जा रहे हो तो ध्यान से देखना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, मैं आपको बताता हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक सर्कल है, और जब एक सर्कल के अंदर, किसके अंदर भाई, जब एक सर्कल के अंदर कोई कोऑर्डिनेटरल होता है, क्या होता है भाई, सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटरल। एक सर्कल के अंदर, किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर अगर कोई कोऑर्डिनेटरल होता है, तो ऐसे कोऑर्डिनेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। एक सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटरल है, तो ऐसे सर्कल की कुछ खासियत होती है, ऐसे कोऑर्डिनेटरल की कुछ खासियत होती है। उस खासियत, उस फीचर को हम जानेंगे ताकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो चीज हमें समझ में आए। तो पहला क्या है, देखो, तो अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला जो हमारा, ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर हमारा एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं तो इस कोऑर्डिनेटर की एक फीचर होती है कि इसके अपोजिट, जैसे इस कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अगर ए और सी, मतलब अगर आप एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगलों का सम करते हो तो हमेशा कितना निकल के आएगा, 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपको ये याद रखना है कि अगर उसके अपोजिट एंगलों का मैं प्लस करूं तो हमेशा कितना निकल के आएगा, 180। ऐसी एंगल ए और सी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। अगर मैं एंगल बी प्लस एंगल डी का सम करूं तो भी कितना आएगा, 180। तो यही बात आपको याद रखनी है कि ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180। मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगलों का सम होता है 180। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। चलो अब एक और कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सही से समझना भाई। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एक क्या होता है सर्कल की, जैसे एक सर्कल की खासियत है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और अगर इस सर्कल में बात याद रखना कि मान लो कोई, मैंने बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लिया, एक मान लो बाउंड्री पे मैंने कोई पॉइंट, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, और यहां से मैं कोई बेस लेता हूं इन दोनों को, तो देखा जाए इनका जो बेस है दोनों इस फिगर का वो सेम है, तो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। याद रखना, जब एक सर्कल के अंदर सेम बेस लेके ट्रायंगल बनाने के फॉर्म करते हैं हम, ठीक है, हम आर्क बनाते हैं, तो याद रखना एक एंगल यहाँ पे अगर x है तो ये भी क्या होगा, x, क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है, इक्वल। आते हैं इस चीज को पढ़ते हैं। कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। आर्क ये होता है, जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक का जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये आर्क कहलाता है। मतलब जैसे मान लो ये सर्कल है, तो अगर सर्कल के दो पार्ट तोड़ दो, मान लो ये
तो इसमें दो पार्ट हो गए, तो ये वाला जो पार्ट होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा मेजर आर्क, और ये वाला क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, मतलब उसके बाउंड्री को तोड़ दूं मैं, बाउंड्री का डिवीजन कर दूं, तो छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर और बड़े वाले को बोलते हैं आर्क। तो अगर कोई एक आर्क से क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये वाली नहीं, पहले नीचे वाली बात पढ़ेंगे। कह रहा है टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब देखा जाए एक ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, यहां से एक वो लिया गया और एक यहां से लिया गया, तो अगर सेम सेगमेंट रखते हैं ऑफ द सर्कल तो इक्वल रहेगा इनका एंगल। मान लो अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी क्या रहेगा, x। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा सेगमेंट सेम रहता है तो ऊपर जो इनसे एंगल क्रिएट होंगे वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। अब 3 बनाओ 4 बनाओ, सारे एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। एक ही वाला पॉइंट। एक और पॉइंट है कि मान लो एक रिलेशन होता है भाई, रिलेशन ये है, इसी से समझ लेंगे। जैसे मान लो ये हमारा सेंटर, इसको हटा देता हूं एक पल के लिए, दूसरे सर्कल से समझ आता है। ये मान लो एक सर्कल है, और मान लो यहां से मैंने, ये सेंटर था मेरा, इस सेंटर, फिर इसी सेगमेंट का यूज करके मैंने एक और रो ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में एक रिलेशन बनता है। कहने का मतलब अगर ये है, मान लो ये 2x है, तो ये होगा x, मतलब जो भी ये होगा इसका हाफ होता है। अब आओ इसको समझते हैं सही से। देखो कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस, क्या होता है, डबल, एट द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन के ये वाला आ जाएगा, इस वाले फिगर के हिसाब से। ये वाला अगर एंगल मेरा 80 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 40। फॉर्मूला ये रहा, AOB, AOB अगर मेरा 80 है तो ये 2 एंगल APB मुझे निकालना है। आपको पता है डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कितना निकल का जाएगा, एंगल APB। ये जो है हमेशा इसके डबल होता है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब एक कॉन्ग्रेंसी का देखो, पहले तो जो पुरानी वाली बुक थी उसमें एक चैप्टर था कॉन्ग्रेंसी वाला, बट इसमें क्या है, अभी डायरेक्ट इस चैप्टर में अगर पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको भी पॉइंट पता हो, क्योंकि इसका यूज है इस चैप्टर में। तो एक वर्ड आता है कॉन्ग्रेंसी का, किसका भाई, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल का। क्या होता है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल का, मतलब समझेंगे। जैसे मान लेते हैं भाई, चलो पहले इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है कोई, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अगर मैं बोलूं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट मैं कह रहा हूं कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, याद रखना। तो इसके प्रूफ के 3 तरीके हैं। इन दोनों ट्रायंगल में मुझे कोई भी, इन दोनों ट्रायंगल में 3 थिंग्स को इक्वल दिखाना होगा। कोई भी 3 चीजों को इक्वल दिखा दूंगा तो ये मेरा ट्रायंगल क्या कहलाने लगेगा, कॉन्ग्रेंट। अब वो 3 चीजें के कौन कौन से रूल है पहले देखना, ये आके अब यहां पता चलेगा आपको। मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें का अगर ये वाली साइड इसकी इसके इसके इक्वल हो गई, ये दोनों साइड, ये साइड इसके और ये साइड इसके, तो देखा जाए तीन बड़ी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो 3 चीजें इक्वल हो गई। तो 3 साइड, तो इसे बोलते हैं साइड साइड साइड। अगर 3 साइड इक्वल तो ये दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। एक तो ये होता है कि पहला क्या होता है हमारा, साइड साइड साइड, 3 साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। फिर एक होता है कि मान लो 2 साइड हो जाए, 2 साइड हो जाए और एक एंगल हो जाए, तो मतलब अगर एक साइड, एक एंगल और एक साइड, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो भी वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। फिर एक और आता है कि अगर किसी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट।
और एक और कंसेप्ट आता है कि दो साइड हो जाए, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं आरएचएस। किससे प्रूव हो जाता है, आरएचएस। ठीक है, तो ये राइट एंगल का कंसेप्ट आ जाता है, इसलिए इसमें हमें राइट एंगल। तो चार तरीके हो गए, किसी भी दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो चार तरीके, या तो उनमें क्या दिखा दो, तीन साइड इक्वल दिखा दो, या उसमें तीन साइड एंगल साइड, या तो एंगल साइड एंगल, या आरएचएस। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड अगर इक्वल दिखा दे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होकर क्या मिलेगा, तो याद रखना, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इसके सारे एंगल और सारे साइड क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल। तो कैसे लिखेंगे, इफ दो ट्रायंगल आर इक्वल, तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और उसको किससे करेंगे प्रूफ, सीपीसीटी से। क्या होता है सीपीसीटी, ये होता है कि अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं उसकी कोई सी भी साइड को इक्वल लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सीपीसीटी से होगा, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या रहते हैं, इक्वल, और साइड क्या रहते हैं, इक्वल। तो ये था कंसेप्ट हमारा, ये हमारा पूरा बेसिक से लेके मैं बोलूं एडवांस तक, जो आपके इस सर्कल के चैप्टर में पॉइंट्स आपको चाहिए इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब हम इसके करेंगे बुक के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। चलिए